हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने जिन प्रश्नों को लिया है वह जो TRE 1 और TRE 2 आपका हुआ है उसी के आधार पर प्रश्नों को लिया है। और यह सभी प्रश्न आपके किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर लास्ट तक आप देख लेते हैं तो गारंटी है कि साइंस के ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जलीय पौधे जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है तो वह मखाना है कि सिंघाड़ा है कि कर्मी साग है कि उपरोक्त सभी है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें जलीय पौधों की कि जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है तो वह आपका मखाना भी है, जो कि हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, सिंघाड़ा भी है और कर्मी साग भी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कौन सा पौधा जिसका 2 या 2 से अधिक भाग मनुष्य खाता है, तो वह पौधा बैगन है, चना है, फूल गोभी है कि टमाटर है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो वह पौधा जो है वह आपका चना है। जी हाँ दोस्तों, चना एक ऐसा पौधा है जिसका हम 2 या 2 से अधिक भाग खाते हैं। मतलब जब चना होता है, छोटा पौधा होता है, तो उसका हम लोग साग बना करके खा सकते हैं। वहीं पर जब वह बड़ा हो जाता है तो उसके फल को हम लोग चने के रूप में खाते हैं या उसका दाल के रूप में खाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है कि सही हो जाएगा। वहीं पर अगर टमाटर वगैरह की बात करें तो बैगन में सिर्फ बैगन ही खाते हैं, फूल गोभी में फिर फूल गोभी ही खाते हैं और टमाटर में सिर्फ टमाटर ही खाते हैं। तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों, अगर आपको इसका PDF लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के बीज से तेल प्राप्त होता है, तो वह पौधा कौन सा है? पालक है, बथुआ है, चना है कि सोयाबीन है। तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सोयाबीन हो जाएगा। सोयाबीन जो है, इससे जो है कि इसके बीज से हमको तेल भी मिलता है। और बाद में जो सोयाबीन आप किराना स्टोर पर देखते हैं वह जो है कि तेल निकालने के बाद जो है कि वह बिकता है। उसके पहले जो है कि कभी आप जाएंगे और किराना स्टोर पर सोयाबीन जो बीज होता है उसको मांगेंगे तो वह भी बिकता है, आपको मिल जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। 4 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बीजों के अंकुरण होने के बाद निकलने वाली सफेद संरचना को क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं, अंकुर कहते हैं, तना कहते हैं कि पत्ती कहते हैं। तो देखिए, जब हम कभी भी बीज लगाते हैं तो उनमें से क्या होता है कि जब वह अंकुरित होता है तो देखेंगे ध्यान से तो उसमें से सफ़ेद कलर का चीज़ें जो निकलती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको जो हम लोग बोलते हैं उसको अंकुर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अंकुरण कहते हैं कि अंकुरण इसमें हो गया है तो उसको अंकुर बोलते हैं। तो यह सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मधु प्राप्त होता है किससे होता है? मक्खी से होता है, मच्छर से होता है, तितली से होता है कि मधुमक्खी से होता है? तो यह प्रश्न आप जान ही रहे हैं कि मधु किससे प्राप्त होता है, तो यह मधुमक्खी से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खीर बनाने में कच्ची सामग्री का उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है? दूध का, चावल का, चीनी का, उपरोक्त सभी का। तो देखिए, खीर बनाने के लिए सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं। चीनी भी उसमें लगती है, चावल भी लगता है और आपका दूध भी लगता है। अगला प्रश्न आपका है कि रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या हैं? चावल है, बेसन है, ताजे फल और सब्जियां हैं कि जल हैं? तो देखिए, अगर हम रुक्षांश की बात करें तो इसका जो मुख्य स्रोत है वह ताजे फल और सब्जियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आप रुक्षांश में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रुक्षांश क्या होता है। तो देखिए, रुक्षांश की बात करें तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, जैसे आप मान सकते हैं विटामिन वगैरह किसमें ज़्यादा मिलेंगे? आपके ताजे फल और सब्जियों में मिलेंगे। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदे डालने पर
खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। तो देखिए अगर कोई मंड परीक्षण कर रहे हैं और उसमें हम जो है कि टिंचर आयोडीन का जो है कि घोल उस पर की कुछ बूंदें अगर डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा कि काला हो जाएगा, कि नीला और काला हो जाएगा, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम आयोडीन के घोल को डालेंगे उस पर, तो उसका जो रंग आपका हो जाएगा वह हो जाएगा नीला और काला। जी हाँ दोस्तों, नीला और काला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि धागे से वस्त्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं, बधाई कहते हैं, कि बुनाई एवं बधाई कहते हैं, कि कोई नहीं कहते हैं? तो देखिए धागे से जो वस्त्र हम लोग बनते हैं उसको बुनाई और बधाई कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बुनाई और बधाई कहते हैं। तो यह जो है कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो जो आप देखे होंगे कि घेंघा रोग में गले में सूजन आ जाती है, आगे की तरफ लटक जाता है, तो वह किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, कैल्शियम की, आयोडीन की, फास्फोरस के। तो देखिए अगर हम घेंघा रोग की बात करें तो घेंघा रोग जो होता है यह आपके आयोडीन की कमी से होता है। जी हाँ दोस्तों, 3 वाला ऑप्शन सही है। वहीं पर विटामिन सी अगर हम बात करें किससे मिलता है, तो विटामिन सी जो है वह जितने भी खट्टे फल हैं उन सभी से हमको विटामिन सी मिलता है। तो फ्रेंड्स आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आलू में उपस्थित होता है, मंड होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, कि खनिज लवण होते हैं? तो देखिए अगर हम आलू की बात करें तो आलू में आपका क्या उपस्थित रहता है? तो आलू में आपका मंड उपस्थित रहता है, जिसमें क्योंकि मंड को आप कार्बोहाइड्रेट आलू से सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जिसको शुगर हुआ रहता है उसको जो है कि आलू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आलू में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है, बुनाई कहलाती है, धुनाई कहलाती है, कि रंगाई कहलाती है? तो देखिए जब हम रेशों से धागा बनाते हैं तो यह जो प्रक्रिया है वह आपका कताई कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, कताई कहलाती है। अगर आप गांव में रहे होंगे या गांव से होंगे तो आपको पता होगा कि जैसे क्या होता है कि जो सन होता है, मतलब जो सन निकाला जाता है सनई के पेड़ों से, तो उसमें क्या होता है कि गांव में लोग उसको काटते हैं, कहते हैं कि हमको जो है कि रस्सी बनाना है, रस्सी काटना है, तो वही कताई ही बोलते हैं। तो जो रेशों से धागा बनाया जाता है तो उसको काटा जाता है। और वहीं पर जो धुनाई आपकी होती है कब की जाती है? तो जैसे जो रुई आपकी निकलती है तो उसको मशीन में डाल करके अच्छे से उसमें की अशुद्धियों को दूर किया जाता है, उसको जो है कि चलाया जाता है, तो उसी को धुनाई कहा जाता है। और बुनाई आपका हो गया कि जब धागा आपका बन जाता है तो उससे जब हम शर्ट वगैरह बनाते हैं तो उसको बुनाई बोलते हैं। और रंगाई तो जब उसको हम रंग से रंग देते हैं तो वह आपका रंगाई हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मानव निर्मित तंतु है पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिन, उपयुक्त सभी? तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, मानव निर्मित तंतु तो सभी हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कोमल पदार्थ कौन सा है? साबुन, तांबा, सोना, लोहा? तो देखिए इसमें से अगर हम कोमल पदार्थ की बात करें तो इसमें से आप जान ही रहे हैं कि सबसे कोमल पदार्थ कौन सा है? तो साबुन है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आप इन तीनों में बताइए कि तांबा, सोना और लोहा में अगर ये शुद्धतम रूप में है तो इसमें से कौन सा सबसे कोमल रहेगा? तो देखिए अगर तांबा, सोना और लोहा को शुद्धतम रूप में रखा जाए तो सबसे जो है कि कोमल आपका सोना रहेगा, तो इसको याद रखिएगा। फिलहाल इसमें जो है कि साबुन ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं, चुनना कहते हैं, छानना कहते हैं, कि उपरोक्त सभी कहते हैं? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि देखिए पदार्थों को अलग करने की बात है तो हर एक पदार्थ को अलग अलग तरीके से जो है कि अलग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है
कि गर्मी के सीजन में जब गेहूं की कटाई होती है तो मशीनों में जब उसको दाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं कि उसको पहले जो है कि मशीन में जब वह जाता है तो एक साथ भूसा और गेहूं एक साथ हो जाता है, लेकिन फिर उसको जो है कि पंखे के द्वारा भूसे को अलग कर दिया जाता है और गेहूं को दूसरी तरफ कर दिया जाता है, तो वह थ्रेशर के द्वारा किया जाता है तो वह हो गया। वहीं पर जैसे कुछ पानी में मान लीजिए कोई कंकड़ है उसमें पानी चला गया है तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, धूप में सुखा देते हैं तो वाष्पीकरण द्वारा हम उसको शुद्ध करते हैं। वहीं पर जो है कि अगर मान लीजिए कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जैसे सेब है और उसमें हम कुछ संतरा डाल दिए, कुछ अंगूर डाल दिए, तो उसको सबको अलग करना है तो हम उनमें से चुन चुन के सबको अलग करेंगे तो वह चुनना हो जाएगा। तो अलग अलग विधियां होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, जल, कपूर, नौशादर और दूध। तो देखिए इसमें से तीनों रूप में अगर हम बात करें तो वह आपका जल पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जल जो है वह ठोस के रूप में भी पाया जाता है, जब हम इसको ठंडा करते हैं तो वह बर्फ बन जाता है, और इसको जो है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर तो वह लिक्विड में रहता है, और जब हम इसको गर्म करते हैं तो वह क्या होता है, वह गैस में भी बदल जाता है। तो इस यह तीनों अवस्था में पाया जाता है। वहीं पर कपूर की अगर हम बात करें तो कपूर आपका ऊर्ध्वपादन पदार्थ होता है, यह ठोस अवस्था में रहता है, लेकिन जब हम इसको जलाते हैं तो यह लिक्विड में ना बदल करके सीधे जो है कि आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको, और नौशादर भी आपका वैसा ही होता है कि यह लिक्विड में नहीं आता है, आपका ठोस से सीधे जो है कि गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ किसको कहते हैं, जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं उनको ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। वहीं पर दूध की अगर हम बात करें तो दूध भी आपका तीनों अवस्थाओं में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं अस्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती हैं कहलाती हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है पारभासी। जी हाँ दोस्तों, जब हम आर पार की वस्तुओं को देख पाते हैं अच्छे से तो उसको हम लोग पारदर्शी कहते हैं। वहीं पर जैसे अगर हमारे सामने कोई दीवार आ जाती है, हम उस पार का नहीं देख पाते हैं तो उसको अपारदर्शी कहते हैं। और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जैसे अगर आप कागज से देखेंगे तो हल्का हल्का चीज उधर का दिखाई देगा लेकिन पूरा अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देगा, तो उसको हम लोग पारभासी कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न पदार्थ में चमक नहीं होती है। तो किस में चमक नहीं होती है, लोहा में, तांबा में, सोना में कि लकड़ी में। तो देखिए चमक की बात करें तो लोहा में भी आपका चमक होता है, तांबा में भी होता है, सोना में भी होता है, और लकड़ी जो है इसमें चमक नहीं होता है। और वैसे फ्रेंड्स आपको याद ही होगा कि जो धातुएं होती हैं वह प्राय चमकदार भी होती हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, घुलनशील कहते हैं, अघुलनशील कहते हैं, पारस कहते हैं कि अपारदर्शी कहते हैं। तो देखिए वे पदार्थ जो पानी और अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उनको जो है कि हम लोग घुलनशील बोलते हैं। जो भी घुल जाएगा, जैसे चीनी है, चीनी पानी में घुल जाता है तो उसको घुलनशील बोलेंगे। वहीं पर जैसे अगर हम पानी में बालू के कण को डालें तो वह नहीं घुलेगा तो उसको अघुलनशील बोलेंगे। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो अभी आपको बताया था 2 प्रश्न पहले कि कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो वह आपका कपूर है। इसको आप याद रखिएगा। कपूर और नौशादर ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कणों के बर्तन की पेदी में जम जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं, निथारना कहते हैं, थिराना कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका हो जाएगा थिराना। जी हाँ दोस्तों, जब जल में कोई अघुलनशील पदार्थ डालते हैं तो क्या होता है कि वह जल से भारी कण रहता है अगर, तो वह तली में नीचे बैठ जाता है, जिसको कि हम लोग थिराना बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आम है,
आम क्या है, शाख है, झाड़ी है, वृक्ष है, इनमें से कोई नहीं। तो इसको आपको पता ही होगा, आम क्या होता है, वृक्ष होता है आम का। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि फूल का मादा भाग है पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंकुड़ी, पंखुड़ी। तो देखिए फूल का मादा भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो फूल के मादा भाग को हम लोग स्त्रीकेसर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। स्त्रीकेसर फूल के मादा भाग को कहते हैं और फूल के नर भाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। तो देखिए अगर हम पूर्ण फूल की बात करें तो पूर्ण फूल के जो भाग होते हैं वह 4 भाग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आपको जो है कि इसका PDF मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मिलेगा और वहाँ पर भी हमको फॉलो कर लीजिए, जिससे कि जो है कि कोई भी अपडेट रहता है तो हम वहाँ पर बताते हैं। और जब भी क्लास आने वाली रहती है तो वहाँ पर 1 घंटे पहले ही हम डाल देते हैं कि 1 घंटे बाद हमारी क्लास होगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झकड़ा जड़ का दूसरा नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपका आया है। BPSC ने भी इसके अपने एग्जाम में इसको कवर किया है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसका जो है आपका देख लेते हैं कि मूसला जड़ है कि रेशेदार जड़ है, शाख है कि झाड़ है। तो देखिए अगर हम झकड़ा जड़ की बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह रेशेदार जड़। जी हाँ दोस्तों, झकड़ा जड़ इस तरह से होती है, मतलब कई जड़ें इस तरह से निकली होती हैं, तो उसको ही हम लोग झकड़ा जड़ बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं कि ऑक्सीकरण कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जल की बूंदें जो पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। जी हाँ दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि फूल का नर भाग क्या होता है। तो देखिए अभी हमने जो है कि 2 प्रश्न पहले इसको कवर किया था कि उसमें था कि फूल के मादा भाग को क्या कहते हैं, और इसमें आ गया कि फूल के नर भाग को क्या कहते हैं। तो फूल के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि एक फूल ऐसा भी है जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर उपस्थित होता है, दोनों उपस्थित रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं, अलिंगी कहते हैं कि उपरोक्त सभी कहते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा उस वह हो जाएगा द्विलिंगी पौधा। जी हाँ दोस्तों, जिस फूल में स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों होते हैं उसको हम लोग द्विलिंगी पौधा कहते हैं या द्विलिंगी फूल कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में और ज़्यादातर चांसेस है कि यह आपके एग्जाम में पूछा भी जाए। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पत्तियां जल का उपयोग क्या बनाने में करती हैं। तो जो पत्तियां हैं वह जल का उपयोग क्या बनाने में करती हैं, भोजन, वाष्पोत्सर्जन, ऑक्सीजन के उपयुक्त सभी। तो देखिए पत्तियां जो जल का उपयोग करती हैं यह आपका भोजन बनाने के लिए करती हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण होता है, सूर्य का प्रकाश जब पत्तियों पर पड़ता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल की आवश्यकता होती है। तो जल का उपयोग करके पत्तियां जो हैं वह आपका भोजन बनाती हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि क्वाशियोकर नामक रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आंसर हो जाएगा प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, क्वाशियोकर जो आपका रोग होता है वह आपके विटामिन की कमी से होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। रिकेट्स रोग किससे होता है, तो रिकेट्स रोग जो होता है वह विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी रोग के बारे में अगर हम बात करें तो रतौंधी रोग आपका विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी रोग की बात करें तो वह विटामिन B1 की कमी से, B की कमी से होता है। वहीं पर फ्रेंड्स अगर हम जो है
कि बात कर लें विटामिन ई की, तो विटामिन ई क्या करता है, तो यह प्रजनन क्षमता में जो है कि सुधार करता है, वृद्धि करता है। वहीं पर विटामिन के की बात करें तो विटामिन के क्या करता है कि रक्त को थक्का जमाने में जो है सहायक होता है। तो फ्रेंड्स आप प्रोटीन और विटामिन वगैरह पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है या कहाँ कहाँ से मिलता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। साथ ही में आप वायरस जो हो गया उससे होने वाले रोग या जो है कि जीवाणु से होने वाले रोग, ये सब पढ़ लीजिएगा, इससे एक प्रश्न बनता है आपका। तो फ्रेंड्स यह साइंस का आपका वीडियो पार्ट 1 था। हम जो है कि आगे कुछ और पार्ट लाएंगे, 5-6 पार्ट हो सकता हो लाएं, और उसमें जितने भी आपके साइंस के क्वेश्चन बनते हैं जो कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को आपको कवर करा देंगे। चाहे आप TRE 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हों या 6 to 8 के लिए कर रहे हो या 9, 10, 11, 12 के लिए कर रहे हो, किसी भी क्लास के लिए आप कर रहे हो तैयारी, जो आपका 40 नंबर का आएगा उसमें तो यह कामगर रहेगा ही रहेगा। और साथ ही में साइंस अगर आपका उसमें भी आता है मेन सब्जेक्ट में, तब भी यह काम करेगा। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।